एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, मज़े में। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग PYQ कर रहे हैं। पिछले 35 सालों का पॉलिटी का पूरा ख़त्म हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट बन करके रेडी है। अभी हम लोग इकनॉमी कर रहे हैं और इकनॉमी अगला 19 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। आज है 8 तारीख, 3 वेडनेसडे, और हम लोग आज 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पीछे के वीडियोस सारे पड़े हैं। ठीक है, तो आज अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमी का डे 8 है। 19 दिन चलेगा और 10 दिन बच गया है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कल 101 क्वेश्चन नंबर तक कर चुके थे, जहाँ पर ये CSC के हम लोग बता दें कि हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो कहाँ से होता है। UPSC का तो CSC से होता है। एक पेन नहीं चल रहा है। CSC से होता है, CAPF से होता है, CDS से होता है, और लास्ट में कहाँ से होते हैं? स्टेट PCS से। स्टेट PCS में PSC बोलो, PCS बोलो, कहाँ से? तो MP PCS, छत्तीसगढ़ भी PSC, झारखंड PCS, ये सारे कुछ। ठीक है, तो आज जो है अदर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो UP PCS के एग्ज़ाम से स्टार्ट हो रहा है। अभी चलेगा ये स्टेट PCS के ही चलेंगे। लग रहा है कि आज मैक्सिमम क्वेश्चन UP PCS का ही लग रहा है। नहीं, लास्ट में है BPSC का है लास्ट में, यहाँ देख रहे हो BPSC, तो मैक्सिमम अभी UP PCS का है। ओके, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन या फिर ऑफिस ब्रिंग आउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI डाटा इन इंडिया? भाई कह रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सा ऑफिस जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स को होलसेल प्राइस इंडेक्स के डाटा को इंडिया में लाता है। तो एक ही है भाई, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, जिसे हम शॉर्ट में कह रहे हैं, इसका डाटा लाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करता है। ठीक है, ये जो वो मेज़र करता है इन्फ्लेशन, इसका काम ही क्या है? मेज़र करने का इन्फ्लेशन का। इंडिया में बेस्ड किस पे होता है कि भाई कुछ तो एक बास्केट बनाता है, ठीक है, होलसेल गुड्स का, और उसी के अकॉर्डिंगली ये मेज़र करता है। उसको 3 भागों में भी बांटता है। प्राइमरी आर्टिकल्स में बांटता है, फिर कुछ फ्यूल्स एंड पावर्स में बांटता है, फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में बांटता है। और ये जो है, अगर WPI को हम लोग कंपाइल्ड करने की बात करें, इसके डाटा को कंपाइल्ड करने की बात करें, तो ये जो कंपाइल करता है वो करता है इकोनॉमिक एडवाइज़र। किसके अंडर में? तो वो किसके अंडर में आता है? तो डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड, जिसे हम शॉर्ट में DPIT कहते हैं। ठीक है, जो कि पार्ट है इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एजर्सन एंड रीजन, ठीक है। गवर्नमेंट फेसेस टफ टाइम टैकलिंग बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ओके, पहले बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या है यही जान लो। तो बोटल नेक इन्फ्लेशन हम उसको कह सकते हैं ना कि एक ऐसा सिचुएशन, ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर ही हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो हो रहा है वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट के वजह से हो रहा है, और इनएफिशिएंसी इकोनॉमी में आ गया है, जिसके वजह से हो रहा है। जिसके वजह से क्या हो रहा है? अपवर्ड प्रेशर पड़ रहा है। किस पे? प्राइस पे पड़ रहा है। तो इसे ही बॉटल नेक इन्फ्लेशन कह रहे हैं। इन्फ्लेशन का मतलब ही तुम लोग जनरली जान रहे हैं, प्राइस का लेवल जो है ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो द गवर्नमेंटल फेसेस टफ टाइम टैकलिंग द बॉटल नेक सिचुएशन। ठीक है, ये फेस कर रहा है भाई टफ टाइम। ओके, रीज़न क्या है? रीज़न दे रहा है वो सही है क्या? द सिचुएशन इज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी सच एज द सप्लाई बॉटल नेक एंड द इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल, हम तो डेफिनेशन में ही इसका बता दिए कि भाई बिल्कुल जो डिफिशियंसी, जो कमियां आ जाती हैं इसमें इकोनॉमी में, जैसे कि बॉटल नेक, सप्लाई बॉटल नेक हो गया, और सप्लाई बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या है वो भी हम डिफाइन कर दिए। या तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन में इनएफिशिएंट देखने को मिलता है, तो इसके वजह से। तो सर जो रीज़न है और जो एजर्सन है, मतलब जो एजर्सन है उसको जो है रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो मतलब क्या कर सकते हैं हम इसका ऑप्शन? ठीक, तो बोधो नहीं मारो, बोथ A एंड R are correct and R is the correct explanation of A. Consider the following event and arrange them in chronological order. इसका exactly डेट मालूम है तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। लेकिन एक यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे ना, तो एक चीज़ ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्या है ऑप्शन? एक तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड है, सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम है, और किसान क्रेडिट एंड कार्ड प्लान है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक है। तो हम ना इसको पकड़े थे कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये मोर रिसेंट है, इतना तो मेरे को याद आ रहा था। तो ये याद आ रहा था, तो इसको हम सबसे लास्ट में रखे थे। तो सबसे लास्ट में यही था, उसके अलावा कोई नहीं बच रहा था। ठीक है, और इसी से आंसर ही बच रहा है। ठीक है, अब देखो
रीजनल रूरल जो ये है, अगर हम देखें क्या है इधर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड की अगर हम बात करें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1982 में हुआ था, ठीक है। किसके अंदर में, तो एक एक्ट, पार्लियामेंट्री एक्ट आया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 में एक्ट आया, और ये बन के रेडी हुआ 1982 में। तो जब एक्ट के जरिए बना है, किसी बिल के जरिए बना है, तो वो एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी होगा, नहीं है कि नहीं, तो ये होगा ना 1982, इसको काउंट करो। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये लॉन्च किया गया था नाबार्ड के जरिए, ठीक है। अब नाबार्ड पहले आया तो ये तो बाद ही में आएगा ना, तो ये 1992 में लॉन्च किया गया था। क्यों, क्योंकि भाई जो माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा सहायता मिल सके, ठीक है। तो ये 10 साल के बाद 1982, 1992, 82, 1992, ठीक है। उसके बाद जो किसान क्रेडिट है, ठीक है, किसान क्रेडिट प्लान जो है ये 1998 में आया था, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया अगस्त 1998 में। एम क्या है कि भाई शॉर्ट टर्म जो है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट देने के लिए था, किसके, तो फार्मर को, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो ये कब इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नरसिम्हम जो कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे हुआ था 1975 में। ये भी एक लेगिस्लेशन आया था इसका, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के तहत, ठीक है। 1975 में कमेटी रिकमेंड करती है, 76 में बन जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेंट क्रोनोलॉजी है 4, 1, 2 और 3 है, ओके। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग 105 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डेफिनेट इम्प्लीकेशन, डेफिनेट मतलब कि नेसेसरली ही होगा, ठीक है। डेफिनेट इम्प्लीकेशन ऑफ फॉल इन इन्फ्लेशन रेट, अगर इन्फ्लेशन रेट में गिराव देखने के लिए मिलता है, इन्फ्लेशन रेट में अगर गिराव देखने के लिए मिलता है तो डेफिनेट इम्प्लीकेशन बताओ। तो डेफिनेट इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये देखो, प्राइस हैव फॉलन, अगर इन्फ्लेशन रेट गिर रहा है तो प्राइस गिर जाएगा किसी भी गुड्स एंड सर्विस का, ये नेसेसरी होगा क्या, नहीं। इन्फ्लेशन रेट भाई किसी और कारण से भी तो गिर सकता है, ये जरूरी थोड़ी है कि प्राइस ही ये हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, प्राइस गिरना मतलब इसका क्या है, प्राइस हैव फॉलन कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई डिफ्लेशन आ गया, ठीक है। प्राइस फॉल हो गया मतलब कि डिफ्लेशन आ गया, तो ये तो नहीं होगा ना सर। 1 को हटा दो, यहाँ भी 1 है, ठीक है। अब एक ही बच गया, ओनली 2। प्राइस आर इंक्रीजिंग मोर स्लोली दैन द बिफोर, बिल्कुल। अब जो है इसका अगर अभी कह रहा है कि भाई अभी इन्फ्लेशन अगर 2x के माध्यम से बढ़ रहा था, चलो 4x ले लेते हैं, अगर 4x से बढ़ रहा था तो अगर इसमें हम लोग का गिराव देखने के लिए मिलता है तो 2x हो गया, अगर गिराव देखने के लिए मिला तो 2x हो गया या 1x हो गया, ठीक है। तो 1x हो गया तो मतलब यही तो कहेंगे कि जो प्राइस है वो इंक्रीज़ तो अभी भी हो रहा है लेकिन ज़्यादा स्लोली हो रहा है पहले से, पहले 4 गुना हो रहा था तो अभी 2 गुना हो रहा है। तो ये नेसेसरी इम्प्लीकेशन है कि अगर डेफिनेट इम्प्लीकेशन मतलब कि अगर डिक्लाइन भी देखने के लिए मिलता है तो भाई ठीक है, डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है तो पहले से थोड़ा कम अब ये होगा, ठीक है, जितना पहले बढ़ रहा था उससे कम बढ़, ठीक है। तो ये नेसेसरी था इम्प्लीकेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, जब डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा था ना, डिमोनेटाइजेशन क्या था कि मतलब कि हम जो करेंसी सर्कुलेशन है उसमें से हम लोग कुछ करेंसीज़ को जो है उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं सर्कुलेशन से, एज अ मतलब जो लीगल टेंडर था उसको लीगल टेंडर से हटा रहे हैं, यही मतलब था डिमोनेटाइजेशन का 2016 में जब हुआ था। तो भाई उस वक्त गवर्नमेंट कुछ रीजन दी थी कि हम इस कारण से जो है डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, तो उनमें से कौन सा जो रीजन है वो गवर्नमेंट नहीं बताती है, कहती है कि ये मेरा रीजन नहीं है, ठीक है, मतलब उसके बारे में बात भी नहीं करती है। तो यहाँ पर पढ़ो, रिडक्शन इन द यूज़ ऑफ कैश इन द इकोनॉमी, ये बात बताया था कि ठीक है 500,000 जो है वो लोग अब थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं तो इसलिए ये स्टेटेड था। इंक्रीज़ इन द यूज़ ऑफ डिजिटल मोड ऑफ द ट्रांजेक्शन, बिल्कुल अब जो है डिजिटल मोड ट्रांजेक्शन हो चुका है तो ये बात भी बताया था कि उसका अब चलन थोड़ा कम होते जा रहा है। एक्सपैंडिंग द टैक्स बेस, ये भी रीज़न उसका था, लेकिन ये जो है इंक्रीजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, इंक्रीजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ये इसका कोई भी नहीं था। मतलब इस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टेटेड या मतलब लिखा ही नहीं, बताया ही नहीं कहीं कि भाई कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम डिमोनेटाइज कर रहे हैं। बेसिकली 2-3 कारण एकदम एक्सप्लिसिटली जो बोलते हैं ना, एक्सप्लिसिटली जो है वो बताए थे। जैसे कि क्या था, एक तो पहला कि ब्लैक मनी से छुटकारा पाना है हमको, ठीक है, जो ब्लैक मनी है उससे छुटकारा पाना है। ब्लैक मनी के साथ जो करप्शन करते हैं
जैसे कि बहुत सारा पैसा हो तो अपने पास होल्ड कर लेते हैं, रख लेते हैं, उसके बाद उस ब्लैक मनी से करप्शन होता है। तो इस चीज़ से छुटकारा पाना, ये चीज़ एक्सप्लिसिटली बताया गवर्नमेंट। दूसरा एक्सप्लिसिटली ये बताया कि भाई जो काउंटर फीटिंग होता है ना, जाली नोट का तस्करी, जो 500 और 1000 के जाली नोट जो पूरे मार्केट में बने थे, उससे हमको छुटकारा पाना, उसको ख़त्म करना है। और तीसरा जो है भाई कि जो टेररिज्म को फंड किया जाता है इस पैसे से, ठीक है, जो टेररिस्ट ग्रुप को फंड किया जा रहा था और जो ग्रुप ऑपरेट कर रहे थे इंडिया में, उनको फंड किया जा रहा था, तो उनसे हम जब 500 और 1000 हटा देंगे तो उनके पास जो पैसा गया होगा वो भी सब खत्म हो जाएगा, बेकार चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और जो टैक्स बेस है कंट्री का, उसको एक्सपैंड करने की बात करी थी, ठीक है। तो ये था, तो ये जो है डी नहीं बात किया था। कोर इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज, कोर इन्फ्लेशन किसको कहते हैं भाई? कोर इन्फ्लेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब ये क्या होता है? चेंज इन प्राइस, ठीक है, किसी भी गुड्स और सर्विस में। तो यहाँ पर बोल रहा है कोर, कोर मतलब कि कोर में क्या आता है? तो कोर में भाई इसमें से ना तुम क्या हटा दो मालूम? फूड हटा दो और साथ में जो एनर्जी का प्राइस है वो हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये वॉलेटाइल है, बढ़ते घटते रहते हैं, इसलिए इसको नहीं, इसको हटा करके ही काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग ओनली फ्यूल इन्फ्लेशन, नहीं, ओनली फ्यूल एक्सप्लेशन ये गलत कर दिया। फूड इन्फ्लेशन एंड द फ्यूल इन्फ्लेशन ये भी नहीं कह सकते हैं इसको कि कौन इन्फ्लेशन, ये नहीं है। हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग ओनली फूड इन्फ्लेशन, नहीं भाई, ये दोनों को मिला देता ना एक साथ। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग बोथ फूड एंड इन्फ्लेशन, बिल्कुल यही इसी को कहते हैं कि हेडलाइन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन जो टोटल इन्फ्लेशन है किसी भी इकोनॉमी में, उसको कहते हैं हेडलाइन हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो उससे अगर हम हटा दे रहे हैं फूड इन्फ्लेशन को और फ्यूल इन्फ्लेशन को, तो उसी को कह रहे हैं कोर इन्फ्लेशन, ठीक है सर, ओके। आगे बढ़ते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं है? इस कंसेप्ट को हम पहले भी बोले थे कि भाई आगे भी आएगा ये। तो कह रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या था? ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या कर रहा था कि कोई भी जो है, जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर रही थी? सिक्योरिटी बाई कर रही थी या खरीद रही थी या बेच रही थी, यही काम था ना ओपन मार्केट का ऑपरेशन का। तो ये जो है पूछ रहा है कि यहाँ इंक्लूड इन, एक इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन को हम किस में इंक्लूड करेंगे? क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में या क्वान्टिटेटिव में? तो भाई क्वान्टिटेटिव में, क्योंकि हम सेल और ख़रीद रहे हैं तो वो नंबर बेस्ड है, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब कि बात करा जाता है, क्वांटिटेटिव मतलब कि जहाँ पर हम नंबर्स में थोड़ा मेजर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बी में हम लोग इसका रखेंगे, ठीक है। विद द फिक्स्ड डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, डिमांड जो है फिक्स्ड है, ठीक है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन क्या है, सप्लाई जो है वो बढ़ गया, ठीक है। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज लाइकली, भाई डिमांड फिक्स है, डिमांड हमको चाहिए नहीं, डिमांड जितना है उतना ही चाहिए, कांस्टेंट है, और सप्लाई बढ़ चुका है, तो उस प्राइस, उस कमोडिटी के प्राइस में क्या देखने के लिए मिलेगा? तो डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा कि भाई सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है, डिमांड कम है, तो सब दूर मतलब बोलेगा 2 रुपया में दे रहे हैं, 3 रुपया में दे रहे हैं, ले लो, ठीक है, इस तरीके से तो डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा। कभी गए हो सब्जी मार्केट? बड़ा मज़ा आएगा वहाँ पर ही, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत कम होता है, तो उस दोनों सिचुएशन में बड़ा मज़ा आता है। इकोनॉमी का रियल कंसेप्ट देखने के लिए वहाँ मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लीमेंट द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम? कह रहा है कि इनमें से जो है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ हमारी जो कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन नहीं इम्प्लीमेंट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम को, ठीक है। तो भाई जो नाबार्ड है, नाबार्ड ही डेवलप किया था ना इस मॉडल को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, है कि नहीं। एक कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, जो अनरीच्ड हैं, जिसके तक फाइनेंशियल सर्विस नहीं पहुंचा उनको तक पहुंचाने का काम करता है, जो अनडिजर्व पुअर हाउस होल्ड है उनको पहुंचाने का काम करता है। और ये जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंट किसके जरिए किया जाता है? कॉमर्शियल बैंक के जरिए किया जाता है इम्प्लीमेंट, रीजनल रूरल बैंक के जरिए किया जाता है, कोऑपरेटिव बैंक के जरिए किया जाता है। नाबार्ड तो इसको ये किया ना सर, है कि नहीं, नाबार्ड तो डेवलप किया है, तो भाई ये इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? तो नॉट पूछा था, यही बोल दो, ठीक है, ओके ओके। अकॉर्डिंग टू द न्यू RBI गवर्नर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी? एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी, अरे भाई एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी को पूछना है तो डिटरमाइनर पूछना है, तो इसमें न्यू RBI गवर्नर बोलो या कुछ भी बोलो, कारण तो वही रहेंगे ना सर। तो हाई इन्फ्लेशन रेट, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो भाई एक्सचेंज वैल्यू मनी में, मतलब जो है वैल्यू ऑफ मनी के एक्सचेंज में, ये तो प्रॉब्लम आएगा ना, कि अप एंड डाउन होगा तो बढ़ घट ये आ सकता है इसमें, है कि नहीं। क्योंकि भाई जब गुड्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हो उसको, कम हो जाएगा उसका रेट, तो इन्वेस्टर को तो ये करेगा ना
कि खरीदूँ नहीं खरीदूँ, क्या करना नहीं खरीदना है, तो ये तो भाई इफेक्ट करेगा वैल्यू ऑफ जो मनी को, बिल्कुल करेगा। हाई फिजिकल डेफिसिट ये भी करेगा। फिजिकल डेफिसिट रिजल्ट इन मतलब क्या, इंक्रीज होगा मनी सप्लाई का इकोनॉमिक में, ठीक है नहीं, और जिसके वजह से इंक्रीज होगा एग्रीगेट डिमांड में, और जब एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होगा तो देखने के लिए मिलेगा कि परचेसिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो चुका है, तो ये भी इम्पैक्ट कर रहा है। और अगर हाई क्रूड ऑयल, अरे भाई अगर क्रूड ऑयल में है तो ये भाई इसका रिजल्ट तो यही होगा कि भाई डिमांड बढ़ चुका है, हार्ड करेंसी का जो डिमांड है वो बढ़ चुका है। अब हम लोगों को जो रुपी नहीं डॉलर में जो ज़्यादा पैसा चाहिए, तो भाई ये तो एडवर्सली इफेक्ट करेगा। तो भाई तीनों ही बोल दो, तीनों कहाँ दिख रहा है, ए में ऑप्शन में दिख रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट द म्यूचुअल फंड, एक ही इंसान है, सेबी, ठीक है, सेबी रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड्स को। जरा सा भी कोई स्टॉक मार्केट वर्कर का काम कर रहा है तो वो सब जानता है कि सेबी एजेंसी है भाई जो रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड को, ठीक है नहीं। अब सेबी है क्या, तो सेबी एपेक्स रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का और इसके इंटरमीडिएट्स का, जिसमें म्यूचुअल फंड भी इंक्लूड होता है, इसलिए हम कह दिए कि भाई ये भी है कि नहीं। इसको कैसे कैसे इस्टेब्लिश किया गया था, तो भाई सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के जरिए, ठीक है। कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस लिखे गए हैं, फिर इसमें बताता है कि कैसे कैसे क्या करना है, ऑपरेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, मैनेजमेंट कैसे होगा, म्यूचुअल फंड का डिस्क्लोजर कैसे होगा, ठीक है। और सेबी जो है इशू करती है सर्कुलर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम, ताकि बहुत सारे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हैं उनको एड्रेस किया जा सके। इसका सेबी का अगर जो मेन ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, ठीक है, तो ये इसका काम है कि भाई जो इन्वेस्टर्स है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और जो है म्यूचुअल फंड को जो है प्रमोट करना है, ठीक है। कैसे, तो भाई फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में, ठीक है। हु मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया, कौन करेगा सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यही इसी का काम है ये, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एसेट्स को हेल्ड करना है कंट्री के, कोई भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसके साथ ही तो हेल्ड करेगा ना वो फॉरेन एसेट्स को, वही ये करेगा। फिर बफर के जैसा भी यही काम करता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक वही, ठीक है, कोई भी कंट्री का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का कल हम लोग देखे थे कि कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ठीक है। तो पूछता है कि इनमें से जो है मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, तो प्राइस स्टेबिलिटी तो है, उसी के लिए तो हम लोग बातचीत करता है, मीटिंग करता है, रिकमेंडेशन करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी करता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स, ये इसका काम नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी ये डिटरमाइन करे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इसके लिए बारे में भी बात करता है कि नहीं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ये नहीं है कि भाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एसेट हो रहा है कि नहीं है, ये कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली लिंक नहीं है, ठीक है। 115 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप मतलब मालिकापन, तो इनमें से किस में तुम अपना मालिक वाला देख सकते हो कि हम इसका मालिक है और किस में नहीं देख सकते हो। तो तुम LIC खरीद सकते हो तुम्हारा मालिक, तुम खुद बैंक डिपॉजिट, तुम पैसा रख सकते हो बैंक में, रख सकते हो कि हाँ आप बोलोगे हम 500 करोड़ का मालिक हैं, मेरा बैंक में डिपॉजिट है, ठीक है, ये कह सकते हो। किसान विकास पत्र, अब किसान विकास पत्र का पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्या था, एक स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम था, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम्स था। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी क्या था कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इंकरेज करना है लोगों के बीच में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम इसमें कितना कर सकते हैं, 1000 रुपया कर सकते हैं, अपर का कोई लिमिट नहीं है, तो ऐसा कुछ था। तो भाई ये भी जब हम खरीद करके मिनिमम सेविंग वाला है तो इसका भी तो ओनरशिप हम ले सकते हैं, है कि नहीं। तो बच क्या गया सर, डी बच गया, डिवेंचर ऑफ अ कंपनी। तो डिवेंचर क्या होता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें क्या है कि इसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें किसी भी तरीके का तुम्हारा मालिकापन नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग किसी का डेट खरीद रहे हैं या ले रहे हैं तो कैसे लेते हैं, जो इशू कर रहा है अपना डेट सिक्योरिटीज़ या फिर डेट का जो रिसीट है उसको कर रहा है, तो हम तभी लेते हैं उसके इशूअर के रेप्यूटेशन पे कि उसका जो इशू कर रहा है उसका रेप्यूटेशन कैसा है, ठीक है, अच्छा है तो खरीदते हैं, नहीं है तो नहीं खरीदते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, ओनरशिप नहीं है, हम लोग बस ले लेते हैं दूसरे के क्रेडिट वर्दीनेस और या रेपुटेशन के बेसिस पे। ओके, द बायर्स मार्केट इज़ नोन एज, बायर्स मार्केट कहने का मतलब है कि वैसा जगह जहाँ पर ही क्या होता है सर कि सप्लाई जो है वो बढ़ जाता है, किसके कंपैरिजन में, डिमांड के कंपैरिजन में। डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई एक्सिस्ट कर जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि
ये क्या है, बायर्स मार्केट है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो जो बायर है वो कहेगा कि इतना में देना है तो दो, नहीं तो हम निकलते बनते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, तो यही है बायर्स मार्केट नोन एज द, कि जहाँ पर ही भाई सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा डिमांड से वो। अब डिमांड इज़ मोर दैन द सप्लाई, अब कह रहा है डिमांड ज़्यादा हो गया है सप्लाई से, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेलर मार्केट। अब बोलेगा कोई, हम लोग जा कर के गए कि दुकानदार से बोल रहे हैं कि ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, अब जान रहा है कि उसका डिमांड है, 100 लोग इसको मांग रहे हैं और चीज़ें मार्केट में कम है, वो बोलेगा कि हम 500 में देंगे, तो बोलेगा नहीं नहीं ये इतने में दे दो, इतने में दे दो। अगला बोलेगा कि अच्छा, मतलब अगला और आ जाएगा मांगने के लिए, तो इसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका डिमांड और बढ़ रहा है, तो ये और ज़्यादा पैसा बढ़ा देगा, क्योंकि तुम अंत में तुमको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो फिर बोलेंगे कि वो किसका मार्केट है, सेलर का मार्केट है। वही बोलते हैं कि सबका दिन आता है भाई, है कि नहीं। 117, इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, इनसाइडर ट्रेडिंग कहने का मतलब कि जो टर्म है इनसाइडर ट्रेडिंग, ये एसोसिएट है किसके साथ, शेयर मार्केट के साथ। इनसाइडर ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि पब्लिक कंपनीज़ का जो स्टॉक होता है या फिर कोई सिक्योरिटीज़ होता है किसी भी नॉन पब्लिक के जरिए जो इशू किया जाता है वो, या किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन हो गया कंपनीज़ का, ठीक है, तो इससे जो काम धाम कर रहा है इनसाइड के अंदर का इन्फॉर्मेशन, नाम में है क्या इनसाइडर, ठीक है। तो इनसाइडर मतलब कि भाई इनसाइड वाला, ठीक है, जो ट्रेड कर रहा है, रिपोर्ट बना रहा है सिक्योरिटीज़ का, ये सब का, ठीक है, तो उसी चीज़ को, तो शेयर मार्केट से ये रिलेटेड है सर, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज कॉमर्शियल इन कॉमर्शियल बैंक मीन, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं ना सर कि उसको, जैसे कि कोई लोन दिया, ठीक है, लोन जैसे कि कोई बैंक लोन दिया, ठीक है, लोन दिया, तो लोन में तो उसका प्रिंसिपल भी गया है, और वो लोन इसलिए भी देता है कि भाई बाद में वो उसको जिसको दिया है वो इंटरेस्ट भी पेड करेगा, लेकिन ऐसा हुआ कि तुमको वो लोन दिया और अपना प्रिंसिपल भी दिया, और वो इंटरेस्ट जो तुमसे उम्मीद कर रहा था वो तुम सब लेकर के भाग गए, खा गए, तुम उसको पैसा दिए ही नहीं बैंक वाले को, ठीक है। तो बैंक वाले को जो पैसा नहीं दिए, तो वही जो है, जब बैंक वाला ना ही उससे प्रिंसिपल निकाल पाता है ना ही इंटरेस्ट निकाल पाता है, तो उसे ही हम कह देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, जिसे कह देते हैं हम लोग कि बोरोवर्स जो है वो डिफ़ॉल्ट घोषित हो गया, ठीक है, डिफ़ॉल्टर घोषित हो गया, विजय माल्या, है कि नहीं। तो वैसे लोन को हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह देते हैं, कॉमर्शियल बैंक के जरिए उसको कहा जाता है, ठीक है, जहाँ से हम लोग ना ही इनकम जनरेट कर पाते हैं, ना ही इंटरेस्ट जनरेट कर पाते हैं, ना ही प्रिंसिपल, ना ही इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आरबीआई का गाइडलाइन है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हम तभी कह सकते हैं जब जो है ना कि अनपेड रहे, ठीक है, अनपेड रहे कितने दिन, मोर देन 90 डेज, और किसके लिए, ये लोन्स के लिए, और अगर 180 दिन है, 180 दिन से ज़्यादा हो गया एग्रीकल्चर लोन के लिए, तब हम कहेंगे कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ठीक है। तो बैंक्स डिपॉजिट विच आर नॉट इन्वेस्टेड कैपिटल एसेट नॉट इन लोन्स इन विच इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड, उसी को हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर इन इंडिया इज़ डिफाइंड एज द, मनी मल्टीप्लायर का बात हम लोग कल भी बात हुआ था, परसों भी बात हुआ था, कल जो लास्ट क्वेश्चन था उसी में बात हुआ था। तो मनी मल्टीप्लायर को हम लोग ऐसे करते हैं M3/M0, ठीक है, जिसे हम इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है नहीं। अब क्या था M3, वो हम लोग कल देख चुके हैं, M0 क्या था वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर ही जो ऑप्शन होगा बी होगा, ब्रॉड मनी वर्सेस रिजर्व मनी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द इंडिमिनिटी डज नॉट इम्प्लाई टू, देखो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी क्या कहता है कि भाई इंश्योरेंस तुम कराए, ठीक है, कुछ तुम इंश्योरेंस कराए हो, और इंश्योरेंस कुछ भी होता है ना, किसी चीज़ का होता है, तुम गाड़ी का करा रहे हो, तुम अपने प्रॉपर्टी करा रहे हो, तुम अपने जान का करा रहे हो, ठीक है, तो जितना जैसे कि 50 लाख का तुम इंश्योरेंस कराए हो कुछ, तो अगर कुछ होता है तो तुमको उसी का ना पैसा मिलेगा, 50 लाख कराए हो तो उसी वैल्यू का मिलेगा ना। तो यही बोल रहा है कि मेरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ठीक है, अगर तुम लोग मेरीन इंश्योरेंस कराए हो तो उसका पैसा मिलेगा, फायर इंश्योरेंस कराए तो उसका पैसा मिलेगा, लेकिन बोला डज नॉट इम्प्लाई, किस में इम्प्लाई नहीं होगा, तो सर लाइफ इंश्योरेंस पे। अब बोलेगा कि नहीं हम ज़िंदगी का इंश्योरेंस करा रहे हैं, अपने जीवन का, हम मरेंगे तो मेरा जीवन वापस कर देना, तो ऐसे तो नहीं होगा ना सर, ठीक है, ये नहीं, जो कराए हो उसके लिए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉफिट और लॉस, जो मतलब जो लॉस सफ़र किए हो तो उतना तुमको मिलेगा इस चीज़ में, अब ज़िंदगी तुमको थोड़ी दे सकता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड इन इंडिया, किसके जरिए से सोल्ड किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए किया जाता है, किसके ये में भाई क्या करता है, ट्रेजरी बिल क्या है, शॉर्ट टर्म मनी है ना, कल हम लोग सबसे शुरू में देखे थे ना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मनी, है कि नहीं, जो क्वेश्चन भी था PYQ में, शॉर्ट टर्म मनी, है कि नहीं। अब ये कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है,
ये क्या है, एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट ही तो है, जो कि भाई कहता है कि आज तुम ले लो ये ट्रेजरी बिल, कल जा करके हम तुमको इतना पैसा देंगे, उस पर उतना लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो इशू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए किया जाता है, किसके बिहाफ पर किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है कुछ किसी कारणवश, ताकि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा सके, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द बेसिस ऑफ द डिटरमाइनिंग द डियरनेस अलाउंस टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ इंडिया। डियरनेस अलाउंसेस का जो बेसिस है डिटरमाइनिंग करने का, वो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। जो बेसिस है डिटरमाइन करने का वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। अब ये जो मेज़र करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो क्या करता है, एक फिक्स्ड बास्केट लेता है किसी भी गुड्स एंड सर्विस का, जो भी हाउस होल्ड के जरिए कंज्यूम किया जाता है उसको, और फिर देखता है कि कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग आ रहा है, क्या जा रहा है, इसके बेसिस पे वो डियरनेस अलाउंसेस को कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब डियरनेस अलाउंसेस उसको भी रेफरेंस में लेता है, बेसिक सैलरी उसका कितना है ना, उसके अकॉर्डिंग में फिर साथ में देखता है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा करके मर्ज करके देखता है, उसके बाद फिर एक तरीके का सेट करता है डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है। ब्लू चिप कहने का मतलब क्या है, देखो ब्लू चिप क्या है ना, ये भी एक तरीके का है जो शेयर है, ठीक है, जो बहुत बड़ा कंपनी है, वेरी लार्ज कंपनी, और जो वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है ना, जिसका बहुत लंबे समय से अगर हम देखें इतिहास में बोलबाल है, ठीक है, लंबा हिस्ट्री है उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है, कोई दाग नहीं है उस पर, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ ब्लू चिप मीन्स कह दिया ना, ब्लू चिप स्टॉक कहता तो हम लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसका पढ़ो, शेयर गिविंग द कॉन्सिस्ट हाई रेट ऑफ द रिटर्न, ठीक है। अब जिसका शेयर बहुत बड़ा है, जिसका कंपनी है, ठीक है, वेल रिकॉग्नाइज्ड है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो भाई ब्लू चिप स्टॉक जो है वो जनरली उसका कॉस्ट तो हाई भी होगा, है कि ना, क्योंकि रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है ना, और उसका मार्केट भी अच्छा है, मार्केट में उसका रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा है, तो इसलिए बोल रहा है कि उसका शेयर जो है भाई एक कंसिस्टेंट हाई रेट ऑफ रिटर्न देगा हमको, ठीक है, उसी को कह रहे हैं। Which of the following is the most important component in the liabilities of the commercial bank in India, ठीक है। लाइबिलिटीज़ मतलब कि क्या है कि हमारे पे कर्ज है भाई, हमको देना है, ठीक है, इसी को कहते हैं लाइबिलिटी। एसेट होता है मेरा संपत्ति, ठीक है, जो मेरा है वो, तो क्या है लाइबिलिटीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लाइबिलिटीज़ है ये बताओ। तो भाई उसके लिए क्या देखने के लिए मिलेगा, टाइम डिपॉजिट मतलब कि फिक्स डिपॉजिट, मतलब कि लोग आकर के बैंक में पैसा दिए हैं, जमा किए हैं, बोल रहे हैं कि हम आज से 5 से 10 साल बाद आपसे ये पैसा लेंगे, यही ना है। तो भाई ये पैसा बैंक का तो नहीं है, ये तो पब्लिक का है, सिटीजन्स का है, उसको देना पड़ेगा, तो यही उसका लाइबिलिटी है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये तो लोन दिया है और उस पर उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, बाद में चल करके वो भी पैसा उसको मिल जाएगा, ठीक है। इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज़ एक दूसरे से पैसा शेयर कर रहे हैं, ये भी नहीं, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट जो है ये लाइबिलिटीज़ है, बड़ा लाइबिलिटीज़। इन कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइस, ठीक है, अगर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइस, ठीक है, होलसेल प्राइस का इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द असाइन द मैक्सिमम वेटेज। तो ये 2008 का क्वेश्चन है, अभी से थोड़ा बहुत अगर डाटा ऊपर नीचे होगा तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें ओवरऑल, तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है, ठीक है, इसको 3 भागों में बांट गया है, ठीक है, जो वेटेज है उसको 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो अभी पीछे भी बोले थे कि एक प्राइमरी आर्टिकल बोला था, फिर फ्यूल एंड पावर बोला था, और एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बोला था। तो जो प्राइमरी आर्टिकल है उसमें करीबन 26 और समथिंग है, 22 और समथिंग, इसमें जो फ्यूल एंड पावर है वो 13 पॉइंट समथिंग है, और जो मैन्युफैक्चर्ड है वो 64.23 है। थोड़ा डाटा का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एस्टिमेटेड यही है। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन बी इनकरेज। फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम कैसे इनकरेज कर सकते हैं, यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बताओ। तो क्या हम एक स्पेसिफिक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके हम ये कर सकते हैं, जो भी डिजर्विंग बेनिफिशरीज है, जिसके पास नहीं है, जो दूर है, ठीक है, जिसके पास किसी भी तरीके का फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसके पास, जिससे वो गेन कर सके, तो क्या कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं कि हम स्पेसिफिक लेटर ऑफ क्रेडिट। स्पेसिफिक लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब हम कह दिए, जाओ पेज में लिख करके हम कह दिए कि इतना रुपया तुमको 10 रुपया बाद में भी जा करके मिलेगा,
ठीक है, यहाँ जाकर चले जाना, मिल जाएगा तो भाई ये कर सकते हैं ना इंक्लूजन। हाँ, बाई प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू द पीपल एंड द लोअर इनकम ग्रुप विद द जीरो और द मिनिमम बैलेंस। भाई यही तो उम्मीद है कि भाई हाँ जीरो बैलेंस है, फिर भी जन धन जो योजना था वो क्या है, इसी तो जीरो बैलेंस में अकाउंट खुल रहा है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ही तो है। गवर्नमेंट उसमें पहले फिर बाद में जो है सब्सिडीज़ का पैसा या कुछ भी पैसा भेज रही है उसमें। बाई प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस टू द लो इनकम ग्रुप, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तभी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। तो मतलब सर देखे तो क्या है कि ओवरऑल हम देखें तो सारे का 3-4 सब मिला दो तो ऑल ऑफ द अबव जो है उससे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को इनकरेज कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं रिजर्व बैंक का क्या फंक्शन है, क्रेडिट कंट्रोल है, एपेक्स बॉडी है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का बिल्कुल है, फॉर्मुलेशन मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, डी जो है क्रेडिट क्रिएशन इसका काम नहीं है। क्रेडिट क्रिएशन काम जो है वो किसका है, कमर्शियल बैंक का है, वो लोग क्रिएट कर सकते हैं पैसे तो बाई लेंडिंग। ठीक है, अपने कस्टमर को लेंड करके पैसा लेंड करके वो लोग क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ये काम कमर्शियल बैंक का है, रिजर्व बैंक का नहीं है। ठीक है, द रेट एट विच बैंक लेंड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बैंक जो है वो लेंड कर रहे हैं पैसा किसको, RBI को, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और अगर RBI बैंक को दे रही है तो उसको कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, तो ये सी रिवर्स रेपो रेट। 129 द वर्ड एक्चुरीज इज रिलेटेड टू मतलब इंश्योरेंस होता है। एक्चुरीज जो होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं जिस जो है क्या करते हैं, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल स्किल अपने पास रखते हैं और उन सब का इस्तेमाल करके वो मेजर्स और मैनेज करते हैं किसी भी अनसर्टेन या कुछ भी फ्यूचर में कुछ ऐसे इवेंट होने वाले हैं, रिस्क होने वाले हैं, तो उन सब चीज़ को मेज़र करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एक्चुरीज। ठीक है, तो ये कुछ इंश्योरेंस और पेंशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, बेसिकली इन लोग एक ही बात बोलो कि एनालाइज करते हैं, डाटा को कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ इवेंट, जैसे कि डेथ हो गया, सिकनेस हो गया, इंजरीज हो गया, जैसे कि कोई भी इंश्योरेंस है, ठीक है, वो करेगा ना कि अगर मर जाएगा तो हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, नहीं मरेगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर नहीं मरेगा तो कितना प्रॉफिट होगा हमारा, ये सब देख करके वो करता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेट फॉर द कमर्शियल बैंक। एसेट का मतलब संपत्ति। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक के लिए कौन सा चीज़ एसेट है, तो क्रेडिट टू द फार्मर, डिपॉजिट ऑफ द पीपल्स, बोरोइंग फ्रॉम द RBI, डिमांड फॉर द डिपॉजिट। भाई डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक, अगर पब्लिक का डिपॉजिट है तो वो तो हमको देना पड़ेगा, तो वो मेरा लाइबिलिटीज़ हो गया। बोरोइंग फ्रॉम द RBI, अगर RBI से हम कर्जा लिए हैं तो वो हमको देना पड़ेगा, वो भी लाइबिलिटीज़ हो गया। डिमांड डिपॉजिट ऑफ द इंडस्ट्रीज़, अगर इंडस्ट्रीज़ कोई भी इंडस्ट्रीज़ को दिया है डिमांड डिपॉजिट तो ये इसका पैसा है, मतलब डिमांड डिपॉजिट वो इससे लिया है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट तो ये तो नहीं है। क्रेडिट टू द फार्मर, ये दिया है इसको, अब दिया है तो वो भी क्या हो गया, उसका एसेट हो गया ना सर, मैं अपना पैसा दिया हूँ, आगे चल करके वो पैसा मेरे को मिलेगा तो वो मेरा संपत्ति है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है। ठीक है, तो इट इशू ऑल द टाइप्स ऑफ द करेंसी नोट्स, बिल्कुल नहीं। इट फंक्शन एज अ ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल बैंकर्स का बैंक। ठीक है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी हम लोग कहते हैं, फॉरेन करेंसी। ये ऑल जो है ना टाइप ऑफ करेंसी नोट्स RBI नहीं इशू करता है। RBI जैसे कि कुछ जो पैसा है ₹1 का नोट, ठीक है, और जो कॉइन जो होते हैं वो इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 6 ऑफ द कॉइनेज एक्ट। ठीक है, इसके अंदर करती है। तो भाई जब कॉइनेज और कॉइन और ₹1 का कर रही है तो भाई ऑल कहाँ से होगा, तो ये नहीं है ना, तो मतलब ये नहीं है तो ऑप्शन यही है। ठीक है, नॉट फीचर्स। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सिर्फ और सिर्फ इशू करने का अधिकार है बैंक नोट्स का। सेक्शन 25 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट यही कहता है कि आप डिज़ाइन करो, फॉर्म करो, मटेरियल क्या यूज़ करना है, सब कुछ करो। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करके आप ये कर सकते हो। लेकिन जो ये है ₹1 का नोट कॉइन का है, ये भारत सरकार करेगी। द टर्म प्लास्टिक मनी, अरे प्लास्टिक मनी को हम लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसको कहते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी रेफर टू द हार्ड प्लास्टिक कार्ड, जहाँ पर हम लोग अपने डे टू डे यूज़ में, अब तो ये भी यूज़ होना बंद हो गया जिस दिन से हम लोग का टेक्नोलॉजी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम इस्तेमाल हुआ है, रेयरली यूज़ होता है कि नहीं। तो मतलब प्लास्टिक मनी मतलब कि ATM कार्ड हम कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पढ़ो, क्रेडिट कार्ड्स मेनली इशूड बाय द बैंक्स। ठीक है, करेंसी नोट्स इम्प्रेग्नेटेड विद द प्लास्टिक थ्रेड, नहीं। करेंसी नोट्स प्रिंटेड विद द प्लास्टिक कोटेड, नहीं। ठीक है, ये सब नहीं। क्रेडिट कार्ड
विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी का क्या रोल नहीं है? टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द स्मॉल एंड द रीजनल फार्मर। भाई इसका वो मेन एम और ऑब्जेक्टिव भी तो यही है कि ये प्रोवाइड करना है, लेकिन नॉट पूछ रहा है यहाँ पर। प्रोवाइड क्रेडिट टू द कॉमन पीपल इन, ये सप्लीमेंट शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये भी काम है उसका। टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये नहीं है। रीजनल रूरल बैंक इंडिया जो है इसका काम नहीं है, ठीक है, कि वो बैंकिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करे, ठीक है, ये सब चीज़ तो नॉट पूछा है। ये टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये काम उसका नहीं है, नॉट पूछा था यही। इन इंडिया द करेंसी नोट इशू सिस्टम इज बेस्ड ऑन, करेंसी नोट जो इशू सिस्टम है वो बेस्ड है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के। मतलब कल भी हम लोग देख रहे थे कि SRR और CRR ये सब देखे थे ना भाई, ठीक है, कि क्या होता कि मतलब कि कुछ तो पैसा हम लोगों को क्या करके रखना है, बचा करके रखना है, रिजर्व करके रखना है कि नहीं। चाहे एसेट के फॉर्म में हो, गोल्ड के फॉर्म में रखना हो, रुपये के फॉर्म में रखना हो, कुछ में भी रखना हो, बट रखना हो, ठीक है। तो हम लोग का क्या है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर है। इसमें क्या है कि हम लोग को कुछ गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे कुछ जो है पैसा रखना पड़ता है, ठीक है, उसी को मिनिमम रिजर्व कह रहे हैं, इसके साथ चलता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेकुलेटर इन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, अरे यार मेरे से बोला नहीं जा रहा है, ये क्या बात है। स्पेक्यूलेटर, ठीक है, इनमें से कौन स्पेक्यूलेटर नहीं है? ब्रोकर मतलब कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दलाल, है ना। बुल और बियर का कल हम लोग देख चुके थे, ठीक है। बियर को ऐसा लग रहा है कि आगे चल के पैसा गिरने वाला है, बुल को लग रहा है कि उठने वाला है कि नहीं। स्टैक भी इसी तरीके का है, उसी से रिलेटेड कम। ब्रोकर, ठीक है, ब्रोकर यहाँ बोल रहा है स्पेक्यूलेटर, नॉट अ स्पेक्यूलेटर इन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो स्पेक्यूलेटर जो है वो कोई जेन्युइन इन्वेस्टर्स नहीं होता है। ये क्या करता है, किसी भी सिक्योरिटीज़ को खरीदता है, ठीक है, और इसका उम्मीद रहता है कि अभी आगे आने वाले समय में बढ़ जाएगा, बेच देंगे, ठीक है। जेन्युइन इन्वेस्टर्स नहीं होता है, बस खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, ठीक है, उन्हीं के टाइप। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है ये किसके अंदर में काम करती है, ये चीज़ ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, कोऑपरेटिव से बैंक का नाम से ही पता लग रहा है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, ठीक है। और ये इसका काम क्या है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना किसको, रूरल सेमी अर्बन पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री, है ना। और ये जो सर वर्क करता है, ये करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर, ठीक है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। गोरेवाला कमिटीज रिकमेंडेशन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम कह रहे हैं SBI, ठीक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट अगर हम देखें ना तो गोरेवाला कमेटी के बेसिस पर ही हुआ था 1952 में। ये कमेटी बना था, उस कमेटी को हेड जो कर रहे थे वो AD गोरेवाला ही थे, गोरेवाला, ठीक है, यही थे। यह रिकमेंड करते हैं कि भाई बैंकों का नेशनलाइज करो, ठीक है, और साथ में जो इम्पीरियल बैंक हमको हमारा उस वक्त हुआ करता था उसका नाम बदल करके रखा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, 6 कॉमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन, कल बैंक का नेशनलाइजेशन का देखा था, फेज़ भी देखा था, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 में 14 बैंक हुए थे, फेज़ 2 में 6 बैंक हुए थे। तो यहाँ तो टिक बोल रहा है कि 6 कॉमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज्ड इन अप्रैल 1980। तो बिल्कुल सेकेंड फेज़ में जो नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का, उसमें 6 बैंक हुए थे कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। नाम सुनोगे क्या, आंध्रा बैंक था, कॉरपोरेशन बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, ओरिएंटल बैंक था, पंजाब और सिंध था, और विजया बैंक था, ऐसे कुछ बैंक थे। तो जरूरी नहीं है कि सब याद करो। तो भाई करेक्ट पूछा था C, दोनों बात सही है। 138 एसेसन रीजन, ऑल बिजनेसमैन मेक प्रॉफिट ड्यू टू द प्राइस हाइक, ठीक है। अगर प्राइस हाइक होता है तो सारे बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा क्या, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। प्राइस हैक कहने का मतलब है कि सडन और लार्ज इंक्रीज इन अ प्राइस रेट, टैक्सेस और क्वांटिटीज़, यही ना हुआ भाई। तो भाई कुछ ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिनको लॉस होगा, कैसे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो तुरंत ही इंक्रीज़ नहीं हो जाता है इमीडिएटली। जिस तरीके से प्राइस अगर बढ़ेगा तो उस तरीके से तो वो नहीं होगा। तो भाई जो बिजनेसमैन होगा नहीं प्रॉफिट बना पाएगा, ठीक है नहीं।
तो इसके लिए सभी को कह सकते हैं कि नहीं, जिसका जो बहुत बड़ा प्रोडक्शंस होगा, ठीक है, उसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो तुरंत से तो नहीं बढ़ेगा ना सर। ये सर जो आप बोल रहे हैं डी कि ऑल, तो ऑल वाला नहीं होगा, ऑल नहीं होगा, मतलब कि ए फॉल्स है, तो ए फॉल्स और ए फॉल्स हमको यहाँ डी में दिख रहा है, डी का। द कस्टमर हैज़ टू कर्टेल हिज नीड्स ड्यू टू द प्राइस हैक। बिल्कुल, तुम्हारे पास ही बजट है 50 रुपया, ठीक है, 50 रुपया में बहुत कुछ लेना है, ठीक है, लेकिन क्या हो गया कि पढ़ाई बढ़ गया, तो अब इसमें भी तुम कंस्टेंट करोगे ना भाई कि हमको यही चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, मिनिमम जो इम्पोर्टेंट है वो करना है। तो बिल्कुल अगर प्राइस हाइक होता है तो हम अपने ख़रीदारी में कटौती करते हैं, ये नहीं खरीदना है, वो नहीं खरीदना है, ये अब कर देंगे तब कर देंगे, ऐसा करते हैं, ठीक है। प्रोविडेंट फंड इन इंडिया, प्रोविडेंट फंड क्या है यार, आम आदमी को देखते बोलते सुनते मिल जाओगे कि मेरा पीएफ इतना कट रहा है, मेरा पीएफ इतना कट रहा है। तो कंट्रैक्चुअल सेविंग है ये, कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग है, मतलब कि वो जहाँ भी काम कर रहा है उस काम कर रहा है उस कंपनी के साथ और वो इंडिविजुअल के साथ, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि देखिए हम आपका इतना पैसा काट रहे हैं, आप जिस वक्त रिटायर कीजिएगा उस वक्त हम आपको इस बेसिस पे इतना पैसा जो आज काट रहे हैं उसको गुना करके इतना पैसा होगा, जिस वक्त आप रिटायर कीजिएगा उस वक्त, तो उस वक्त हम आपको देंगे। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। अ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑन, कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, डिविडेंड किस पे करेगा, इशूड कैपिटल पे, ऑथराइज कैपिटल पे, सब्सक्राइब कैपिटल पे और टोटल एम्प्लॉयड कैपिटल पे। और डिविडेंड का क्या, डिविडेंड कहने का मतलब क्या, बेनिफिट है। अब बेनिफिट किस पे देगा, जब तक तुम उसका शेयर खरीद करके रखोगे तभी तो तुम सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तुम सब्सक्राइब, अभी जैसे कि यूट्यूब वाला में होता है ना भाई, जैसे कि जो यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखे हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो सब्सक्राइब करके रखता है उसके पास जाता है, और जो नहीं सब्सक्राइब करके रखता है वो कभी कभार देखता है तो उसके पास लेट से कोई वीडियो अपलोड होता है तो लेट से जाता है उसके पास इन्फॉर्मेशन। और अब सब्सक्राइब में भी यूट्यूब में भी देख लो कि उसके भी पर्सनल जो मेंबरशिप होता है, अगर कोई मेंबरशिप खरीद करके रखा है अलग से तो वहाँ पर ही जो वीडियो अपलोड होता है तो सिर्फ उन लोगों को ही होता है बेनिफिट, उन लोगों को मिलता है कि उसका वीडियो पहले देखने के लिए मिल जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस होता है कुछ भी होता है। तो भाई जो भी हम अगर कंपनी का जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, मतलब उसके कैपिटल में हम जो है पूरा पार्ट है हमारा, ठीक है, तो जो है कंपनी उसको देगी अपना डिविडेंड, ठीक है, पहले, ठीक है। तो ये डी 141 व्हेन द टोटल प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा तो उस वक्त जीरो होगा। देखो इसका 4 केसेस बनते हैं, ठीक है, जब कभी भी टोटल जो है टोटल प्रोडक्ट किसी भी सिनेरियो में टोटल प्रोडक्ट अगर इंक्रीज़ हो रहा है, रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस वक्त जो मार्जिनल प्राइस होगा या मार्जिनल जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, एक केस। दूसरा केस ये है कि जब टोटल प्राइस इंक्रीज़ करेगा और रेट डिक्रीज़ कर रहा हो, ठीक है, रेट डिक्रीज़ कर रहा हो, टोटल प्राइस इंक्रीज़ कर रहा हो और रेट डिक्रीज़ कर रहा हो, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। और जो है थर्डली अगर देखें हम तो जो टोटल प्रोडक्ट जो है अगर मैक्सिमम पहुंच गया, ठीक है, अगर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पहुंच गया तो उस वक्त जो है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो ये जो कांस्टेंट है मतलब कि मैक्सिमम है, अब कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम हो गया है, तो अब ये है तो मार्जिनल प्रोडक्ट वहाँ पर ही जीरो होगा, तो यहाँ पर नहीं जीरो माना। और अगर एक केस और देखें, जब टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, गिरने लग जाता है, फॉल करने लग जाता है, तो उस वक्त जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या चला जाएगा सर, नेगेटिव में चला जाएगा, गड्ढा में चला जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लानिंग किसके जरिए किया जाता है, ये रिपीटेड है कहाँ है, लेड बैंक के अंदर यही देखे थे हम लोग, लेड बैंक से 3 क्वेश्चन इस पर हम लोग देख चुके हैं भाई। लेड बैंक में ये था ना कि सर किसी एक डिस्ट्रिक्ट को इसको ख़रीदना है और उसको हर तरीके का चीज़ प्रोवाइड करना है कि नहीं, तो ये थी था तो लेड बैंक। भंडारी कमेटी इज़ रिलेटेड टू, देखो भंडारी कमेटी जो है ये कमेटी जो थी वो जो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए था, रीस्ट्रक्चरिंग और स्ट्रेंथन करने के लिए बैंक का, ठीक है, बैंक को रीस्ट्रक्चर और स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, 2 कमेटी सेटअप किए गए थे, ठीक है। एक तो भंडारी कमेटी 1994-1995 तक, और एक कमेटी और थी बसु कमेटी 1995 और 1996, ठीक है। तो जो भंडारी कमेटी थी वो रिलेटेड थी स्ट्रक्चरिंग
किसका स्ट्रक्चरिंग? रीजनल रूरल बैंक का। अब यहाँ रीजनल रूरल कहीं दिखवे नहीं किया है, डायरेक्ट टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, एग्रीकल्चर क्रेडिट है, रीजनल रूरल बैंक रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो यहाँ है डी में, तो मार दो सर डी में, ठीक है, रीजनल रूरल रीस्ट्रक्चरिंग बैंक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंड through which Indian entities can raise money in the foreign market in rupees and not in the foreign currency। अरे तो इसे मसाला बॉन्ड कह दो ना। मसाला बॉन्ड रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड है जिसका इशू कहाँ होता है? आउटसाइड इंडिया होता है। कौन करता है? कोई भी इंडियन एंटिटीज़ कर सकते हैं। ये एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हेल्प करता है कि भाई हमको मनी रेज करना है, कैसे? लोकल करेंसी में, वो भी कोई मतलब कि लोकल करेंसी में करना है, फॉरेन करेंसी में नहीं, लोकल करेंसी में करेंगे। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर से करवा लो, ठीक है। तो इसे ही मसाला बॉन्ड कहते हैं। अब थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि यहाँ कॉर्पोरेट बॉन्ड ही है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है ये इशू किया जाता है किसी भी कॉर्पोरेशन के जरिए, ठीक है। और ये क्यों करता है? ताकि जो है अपना फाइनेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, फाइनेंस को रेज़ करने के लिए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उसको अपना बिजनेस बढ़ाना हो, उसके ऑपरेशंस में और ज़्यादा एफिशिएंसी लाना हो, ठीक है। तो ये सब के लिए वो कॉर्पोरेशन बॉन्ड लेकर के आता है। म्यूनसिपल बॉन्ड, नाम में ही म्यूनसिपल है, तो भाई म्यूनसिपल बॉन्ड कौन इशू करेगा? म्यूनसिपैलिटीज़ करेगा, है कि नहीं? और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करेगा। ये भी जो है फिक्स टर्म में इशू किए जाते हैं। इनका भी इंटरेस्ट रेट होता है और एनुअली और सेमी एनुअली पेड किया जाता है, ठीक है। एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड जिसे हम एक्यूरल बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं, ये भी एक तरीके का डेट सिक्योरिटी है जो कि पे देता है। मतलब ये ना जीरो कूपन, नाम में ही जीरो कूपन है, तो ये कोई किसी तरीके का ना जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं देता है, लेकिन जो है एक डिस्काउंट देता है, अच्छा खासा डिस्काउंट देता है, ठीक है। अब समझ गए। फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है? लोअरिंग डाउन द CRR SLR, एंट्री ऑफ द प्राइवेट फर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर, डी रेगुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट, सारे का सारा करता है सर, ठीक है। ये सब फाइनेंशियल रिफॉर्म्स ही तो है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म ही तो है। लोअरिंग CRR SLR क्या हो रहा है? कल हम लोग इसमें देख चुके हैं। अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। बढ़ाएंगे CRR SLR तो भाई लेंडिंग के लिए कम पैसा होगा, अगर घटाएंगे तो लेंडिंग के लिए पैसा ज़्यादा होगा, है कि नहीं? ये सब चीज़ हम लोग कल देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन विच द RBI चार्जेस इट्स क्लाइंट्स ऑन देयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या कह दिया सर? बैंक रेट जो है ना सर, बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच RBI चार्जेस इट्स क्लाइंट ऑन देयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये गलत कह दिया। शॉर्ट टर्म नहीं सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए RBI का ये जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रहे। रेपो रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच RBI चार्जेस इट्स क्लाइंट ऑन द लॉन्ग टर्म। अरे यार उल्टा कर दिया, यहाँ शॉर्ट टर्म डालना चाहिए था, रेपो रेट, ठीक है। तो मतलब कि दोनों को थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है। तो मतलब कि सर ये भी गलत है। और पूछा इनकरेक्ट कौन कौन है, तो इनकरेक्ट तो दोनों ही है सर, 1 और 2, ठीक है। ये इनकरेक्ट और नॉट करेक्ट वाला में बहुत दिक्कत हुआ है कभी कभी मेरे को, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। कंज्यूमर फिक्सेस द प्राइस ऑन देयर ओन, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस फिक्स करेगा अपने आप पर, ठीक है। विच द बिजनेसेस एक्सेप्ट और डिक्लाइन। हम जो हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम पैसा फिक्स करेंगे कि आप कितना में दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अगर आपको देने का मन होगा तो आप दीजिएगा, नहीं देने का मन होगा तो आप क्या कर दीजिएगा? डिक्लाइन कर दीजिएगा। तो वो कौन से बिज़नेस मॉडल के अंदर आता है? तो हमारे पास 4 बिज़नेस मॉडल यहाँ पर ही है। देखो, एक होता है बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल, मतलब एक कोई कंपनी A है, एक कोई कंपनी B है, ये दोनों बिज़नेस कर रहे हैं अपना, ये दोनों कोई बिज़नेस कर रहे हैं अपना। ये कोई कंप्यूटर कंपनी का, मतलब ये क्या करता है? कंप्यूटर का जो पार्ट्स है ना उसको बनाने का काम करता है। ये क्या करता है? कंप्यूटर के पार्ट्स को बनाने का काम करता है। और ये क्या करता है? कंप्यूटर को असेंबल करता है। तो ये जो पार्ट्स इसको बेच रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। ये भी बिजनेस, ये भी बिजनेस, तो ये पार्ट्स दे रहा है इसको असेंबल करने के लिए। तो ये मॉडल जो होता है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। एक मॉडल होता है बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल मतलब कि जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, वहाँ पर ही क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट ही हम लोगों को ई-कॉमर्स, इसको देख लो, जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली हम लोगों तक आता है, ठीक है। एंड यूज़र तक हम लोग पहुँचने को देखने के लिए मिलता है, इंडिविजुअल या एंड यूज़र तक डायरेक्टली, तो उसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। कोई भी बिजनेस करे डायरेक्ट कंज्यूमर तक उसका रीच है। और ये है कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस जैसे कि लिंकेड हो गया कोई, ठीक है, फ्रीलांसर हो गया, ठीक है,
वहाँ से काम कर रहा है, उस पर काम कर रहा है कि भाई हम फ्रीलांसर पे अपने आप को रजिस्टर किए हैं, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, मेरे से चाहिए, कहीं पढ़वा लो, कहीं काम करवा लो, तो वो मॉडल को कहते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। और ये होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब दो इंडिविजुअल कंज्यूमर के बीच सर्विस, डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एक पर्सन जो है बेचता है, जैसे कि OLX पे हो गया। ठीक है, OLX पे कोई नहीं है बिजनेस उजनेस कुछ नहीं, तुम कंज्यूमर ए हो, तुम कंज्यूमर बी हो, यहाँ पर ही कोई तुम बेच रहे हो, यहाँ पर ये खरीद रहा है, डायरेक्ट कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, कोई बीच में ये नहीं है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या बोला कि भाई इसमें क्या है, कौन सा बिजनेस की कंज्यूमर फिक्स करेगा प्राइस, तो कंज्यूमर ही फिक्स करता है ना। यहाँ पर ही भाई, यहाँ पर ही अगर तुम देखो फ्लिपकार्ट अमेजोन में, वहाँ पैसा रहता दिखते हुए, तुमको लेने का मन होता है तुम लेता है, नहीं मन होता है नहीं लेता है। ठीक है, इतना में अगर वहाँ कंपनी वाला का जो होता है, क्या तुम कह रहे हो इतना कर दो, डिक्लाइन तो नहीं होता ना, उसको वहाँ जो होता है दिख रहा होता है, उसमें तुम जाते हो, क्लिक करते हो, अगर उसको उतना मिलता है तो वो देता है, आगे प्रोसीड करने का, नहीं होता है तो नहीं देता है। तो भाई इसको हम किसके अंदर में डाल दे, इसको हम लोग कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में डाल दो। कंज्यूमर टू बिजनेस, सॉरी क्या गलत बोल दिया क्या, अच्छा ये हम इसका वाला बोल दिया, नहीं, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में इसको डाला है, जहाँ कंज्यूमर फिक्स करेगा प्राइस को। क्या बात करें, हाँ बिजनेस वाले को हम देने वाले ना, हम बिजनेस वाले को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला सॉरी गलत हो गया था यहाँ भी, कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, जहाँ कंज्यूमर फिक्स करेगा प्राइस, जैसे कि हम जो है फ्रीलांसर हैं, हमको किसी को बिज़नेस बेचना है। ठीक है, हमको बिज़नेस बेचना है, तो आपको अगर ख़रीदना है तो हम फिक्स करेंगे पैसा कि हम आपको 1 घंटे का इतना रुपया लेंगे, 2 घंटे का अगर आपके कोचिंग में या कहीं काम कर रहे हैं तो हम आपको इतना पैसा लेंगे। ठीक है, तो ये होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, जहाँ कंज्यूमर फिक्स कर रहा है प्राइस को और बिजनेस को एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है वो उस पर डिसाइड करता है, तो कंज्यूमर टू बिजनेस होता है। स्टार्टिंग में बिजनेस टू क्वेश्चन ध्यान से निकल गया था। ठीक है, इसीलिए सी ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डे। अब लग रहा है कि ये सेक्टर जो है ख़त्म ही होने वाला है, कल लास्ट क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन के आसपास, 34-35 क्वेश्चन होंगे। कल का वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही होगा और 9 अक्टूबर लास्ट हो जाएगा, फिर ज़्यादा क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं भाई कल। ओके, थैंक यू भाई।